देखिए आज दंड प्रक्रिया संहिता का जो है अध्याय 7 को अपन शुरू करेंगे। ये भी समन है, लेकिन ये चीजों को पेश करने के लिए, दस्तावेज या कोई चीज जो होती है, वस्तुएं वगैरह, उनको पेश करने के लिए समन है। अध्याय 7 में ये धारा 91 से शुरू होता है। इसमें कहता है पेश करने के लिए समन। 91 में कहता है दस्तावेज एवं अन्य चीज पेश करने के लिए समन। तो ये भी समन है, बस दस्तावेजों से संबंधित है और अन्य चीजें जो पेश की जाती है उससे संबंधित समन के बारे में है। इसमें देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है कि जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों के लिए जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही हैं, किसी दस्तावेज या अन्य चीज को पेश किया जाना आवश्यक है या वांछनीय है, तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज के होने का विश्वास है, उसके नाम ऐसे न्यायालय एक समन या ऐसी अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे। तो ये कह रहा है कि भैया जब कौन कौन निकाल सकता है समन और आदेश, तो समन और आदेश निकालता है न्यायालय। ये याद रखना है, न्यायालय के द्वारा भी निकाला जा सकता है समन, या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी ये आदेश निकालते हैं। पुलिस थाने के उसको समन ना कह के फिर क्या कहते हैं, आदेश। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी। ये कब निकालते हैं, जब कौन कौन सी कार्रवाइयों में निकाल सकते हैं, अन्वेषण, जांच और विचारण, तीन प्रकार की कार्रवाई है। अन्वेषण, उसके बाद जांच और विचारण। अन्वेषण, जांच और विचारण, ये तीन प्रकार की जो कार्रवाइयां, इनके किसी भी प्रक्रम पर अगर कोई न्यायालय है या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी है, तो न्यायालय जब निकालता है तो समन कहलाता है, और ये निकालते तो उसको आदेशिका कहते हैं, है ना। समन ना कह के वो क्या कहेंगे, आदेशिका कहेंगे। तो ये आदेशिका निकाल सकते हैं किसी भी दस्तावेज या अन्य कोई चीज उनको लगता है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में है, तो उस व्यक्ति के नाम से ये क्या कर सकते हैं, समन या आदेशिका निकाल सकते हैं। अगर उनको लगता है कि ऐसा समन या दस्तावेज है या कोई चीज है जो अन्वेषण, जांच या विचारण में आवश्यक है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है ना। तो वो क्या कर सकते हैं, वो समन या आदेशिका निकाल सकते हैं कि उल्लेखित समय, मतलब जो भी समय दिया गया है उस समय पर वो व्यक्ति उस स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे। दोनों चीजें, या तो स्वयं लेकर उपस्थित हो या उस चीज वस्तु को पेश करा सकते कि भैया आप बताओ, आप वस्तु पेश करा दो, तो भी मान लिया जाएगा, क्योंकि वस्तु है, कोई दस्तावेज है, तो वो पेश करने के लिए उससे कह सकते हैं। तो कौन कौन निकाल सकता है, न्यायालय या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अन्वेषण में, जांच और विचारण की प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर उन्हें लगता है कोई दस्तावेज या अन्य चीज किसी बस या कोई अन्य वस्तु है जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है और जांच, विचारण या अन्वेषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वो उस व्यक्ति को उसे पेश करने के लिए कह सकते हैं। बस इतना याद रखना है इसमें। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्लॉज कहता है यदि कोई व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की अपेक्षा की गई है, उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर लिया है। तो ये कह रहा है भैया अगर किसी व्यक्ति से कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की बात की जाती है और वह उस चीज को क्या करता है, चीज लिख देते हैं, चीज को क्या करता है, पेश कर देता है। स्वयं उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन वो चीज जो मांगी गई थी, या मान लो कोई दस्तावेज उससे मांगा गया था, वो दस्तावेज उसने, न्यायालय ने मांगा तो न्यायालय के समक्ष, और पुलिस वाले ने मांगा था तो पुलिस वाले के समक्ष पहुंचा देता है, किसी भी तरीके से स्वयं ना आकर के वो दस्तावेज पहुंचा देता है, तो मान लिया जाएगा कि उसने उस आदेशिका का या समन का पालन कर लिया है। क्योंकि आदेशिका समन से मतलब है ना, आदमी से मतलब नहीं है, यहाँ तो वस्तुओं से मतलब है, दस्तावेज से मतलब है, कोई कोई अन्य चीज है उससे मतलब है ना। तो अगर वो किसी भी तरीके से पेश करा देता है या खुद भी आके दे देता है, अगर खुद नहीं आ पाता और किसी अन्य माध्यम से पहुंचा देता है, तो मान लिया जाएगा कि उसने इस आदेश का पालन कर लिया है। तो अगर दस्तावेज या चीज पेश करा देता है तो मान लिया जाएगा कि उसने आदेश का पालन कर लिया है। ये याद रखना है ये वाली चीज, कि अगर कोई व्यक्ति दस्तावेज वाला समन है या आदेशिका है
और पेश करा देता है तो मान लिया जाएगा कि उसने समन या आदेशिका का पालन कर लिया है। तीसरा देखिए इसमें क्या कहता है, तो ये कह रहा है पेश कर देता है तो माना जाएगा कि क्या किया है, पालन कर लिया है। जो आदेश का और समन दिया था उसका पालन इसने कर लिया है, इतना पर्याप्त है, दस्तावेज और चीज पेश करना ही पर्याप्त है। तीसरा कहता है इस धारा की कोई बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123, 124 या बैंककार वही साक्ष्य अधिनियम 1891 पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। ये कुछ अपवाद रखे हैं कि ये जो अधिनियम की ये धारा है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 124, 123 और 124 पर प्रभाव नहीं डालेगी। इसके अलावा जो है बैंककार वही साक्ष्य अधिनियम है 1891, बैंककार, ये खैर याद नहीं करना आपको, ना इसको याद रखना है। बैंककार वही साक्ष्य अधिनियम जो है 1891, इन पर ये धारा जो है प्रभाव नहीं डालेगी। दूसरा कहता है डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्ट कार्ड या तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी। ये दूसरा वाला जरूर आपको याद रखना है इसका, कि ये जो दूसरा वाला जो कह रहा है कि डाक या तार जो होते हैं ना, डाक तार ही आगे अपन पढ़ेंगे, इसीलिए जो डाक तार है ना उन पर किसी अभिरक्षा में जो पोस्ट कार्ड वगैरह होते हैं डाक विभाग में जो होते हैं उन पर प्रभाव नहीं डालेगी। पूरा नहीं लिखा है, केवल इतना लिखा है, तो डाक तार बस इतना याद रखें, डाक तार जो होते हैं उन पर प्रभाव नहीं डालेगी, उसके लिए अलग नियम है, नहीं डालेगी। आगे पढ़ेंगे इसको अपन, है ना। तो ये वाला ध्यान रखना है कि इस पर ये धारा जो है प्रभाव नहीं डालेगी, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसमें ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, और ये वाला जो है अपन नीचे बाद में पढ़ेंगे कि डाक तार के बारे में क्या प्रोसेस है, तो वो अलग पढ़ा जाएगा। तो इसीलिए लिखा है कि भैया इस पे ये जो धारा है प्रभाव नहीं डालती। अब देखिए 92 देखिए सेक्शन जो है इसका 92 पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया, जो 92 है वो पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया है, इसीलिए अलग से लिखती सेक्शन दिया है, इसीलिए कहता है 92 91 जो है उस पर प्रभाव नहीं डालती। ये कहता है पत्रों और क्या है, तारों, पहले चलते थे ना तार, तार आ गया बोले, तारों के संबंध में प्रक्रिया। अब नहीं चलते, पहले चलते थे तार, पत्र तो अभी भी चलते हैं थोड़े बहुत, है ना। तार चलते थे, शॉर्ट मैसेज आता था उसमें, है ना, तो तुरंत आ जाता था, जल्दी आ जाता था, है ना, शॉर्ट मैसेज रहता था उसमें। अब देखिए इसका पहला क्लॉज क्या कहता है, ये कहता है यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा की कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच या विचारणा या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों के लिए चाहिए, तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय यथा स्थिति डाक या तार प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि उस दस्तावेज, पार्सल या चीज का परिधान उस व्यक्ति को जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश दे कर दिया जाए। तो ये कह रहा है, पहले तो आपको इसमें याद रखना कि भाई कौन कौन से मजिस्ट्रेट कह सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट याद रखना है, ये आपको जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के बाद दूसरा कौन सा है, इसको पहला कर देते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक, ये याद रखना है आपको, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। उसके बाद तीसरा सेशन, सेशन न्यायालय। इसके बाद है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, HC लिख दिया है ना, हाई कोर्ट। तो ये तीनों चारों हैं, चार हो गए। तो ये चारों को क्या है, उच्च न्यायालय की राय में ये इनको लगता है कि कोई डाक या तार या कोई पार्सल ऐसा है जो भी जो कार्रवाइयां होती है ना, अन्वेषण, जांच, विचारण या फिर अन्य कोई कार्रवाई हो सकती है, जो ऊपर अपन ने लिखा है ना, अन्वेषण, जांच, विचारण और साथ में अन्य कोई कार्रवाई यहाँ है, तो उनमें अगर जिला मजिस्ट्रेट को, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, सेशन न्यायालय को या फिर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस प्रयोजन के लिए पार्सल चीज किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों के लिए चाहिए, तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय यथा स्थिति डाक या तार प्राधिकारी से क्या अपेक्षा कर सकता है कि जिस व्यक्ति को भी ये लोग प्राधिकृत करें, उस व्यक्ति को वो क्या कर दी जाए, सौंप दी जाए। किसको सौंप दी जाए, जिसको भी वो कहें। किससे कहेंगे, जो डाक कर्मचारी होते हैं ना, उन्हीं से, डाक के जो अधिकारी होते हैं उनसे ये कह सकते हैं कि जिस किसी को भी ये चाहे, कौन, ये लोग
चारों लोग में से कोई भी जिस व्यक्ति को भी कहें, जिस व्यक्ति को भी ये कहें, उसे क्या कर दिया जाए, वो डाक या पार्सल मान लीजिए सौंप दिया जाए, कहें वो सौंप दिया जाए। क्या सौंप दिया जाए? पार्सल है, डाक है कोई, है ना। तो कौन कौन कह सकता है? जिला मजिस्ट्रेट कह सकता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कह सकता है, सेशन न्यायालय कह सकता है, हाई कोर्ट कह सकता है। कौन सी कार्रवाई अन्वेषण के लिए आवश्यक लगता है, उन्हें जांच के लिए आवश्यक लगता है, विचारण के लिए आवश्यक लगता है, या अन्य कोई कार्रवाइयां जिनमें उनको लगता है कि ये इस्तेमाल की जा सकती हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। तो ऐसी जो दस्तावेज वगैरह है उनको वो कह सकते हैं कि ये जिस व्यक्ति को भी जो न्यायालय चाहे या मजिस्ट्रेट चाहे उस व्यक्ति को वो सौंप दिया जाए। किससे कह सकते हैं? डाक तार प्राधिकारी जो होते हैं या अधिकारी कह लीजिए, कर्मचारी कह लीजिए, उनके द्वारा सौंप दिया जाएगा। जिसको भी न्यायालय आदेश करेगा उनको सौंप दिया जाएगा, या मजिस्ट्रेट आदेश करेगा उसको सौंप दिया जाएगा। दूसरा कहता है यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, चाहे वह कार्यपालक है या न्यायिक या किसी पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसा कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज ऐसे किसी प्रयोजनों के लिए चाहिए, तो वह यथास्थिति डाक या तार प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी दस्तावेज, पार्सल या चीज के लिए तलाशी कराए और उसे उपधारा 1 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेश के मिलने तक निरुद्ध रखे। ये क्या कह रहा है? दूसरा क्लॉज, दूसरा क्या कह रहा है कि अन्य मजिस्ट्रेट की, यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, चाहे वह कार्यपालक है या न्यायिक, कौन कौन से मजिस्ट्रेट? दोनों कह रहा है, चाहे कार्यपालक या फिर न्यायिक, दोनों मजिस्ट्रेट आ गए इसमें। चाहे कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में, ये भी याद रखना है, कौन कौन की राय में? पुलिस, ये याद रखना है आपको, पुलिस आयुक्त, और दूसरा कौन है? जिला पुलिस अधीक्षक। जिला पुलिस, ये सर्चिंग के बारे में है, पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त और एसपी की बात कह रहा है कि जो पुलिस आयुक्त होता है ना, हेड ऑफिसर इनका, और आपका ये पुलिस अधीक्षक एसपी जो होता है उसके बारे में कहता है। अधीक्षक की राय में ऐसा कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज के ऐसे किसी प्रयोजनों के लिए चाहिए, तो वह यथास्थिति डाक या तार प्राधिकार से अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी दस्तावेज या पार्सल चीज के लिए तलाशी कराए। तो ये कह रहा है भाई, तलाशी कराने का आदेश की कौन दे सकता है? पुलिस आयुक्त। ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेटों को लगता है तो वो पुलिस आयुक्त की राय में या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में, तो ये कह रहा है कि उसकी सर्चिंग का आदेश दिया जा सकता है, उसकी तलाशी का, कौन का? जो पार्सल वगैरह है उसको खुलवाया जा सकता है। सर्चिंग का मतलब क्या होगा? सर्चिंग का मतलब सीधा सीधा है कि कोई पार्सल है उसको खुलवा के देख सकते हैं, अगर इन्हें लगता है कि इसमें ऐसी कोई चीज है जो अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कोई कार्रवाई है उसमें इस्तेमाल की जा सकती है, तो ये खुलवाने की बात कह रहे हैं। जो डाक है, जो पार्सल आदि हैं, तो उनको खुलवाया जा सकता है, उसको खुलवा के चेक किया जा सकता है, तो उसकी यानी तलाशी ली जा सकती है कि भाई इस पार्सल में क्या है। तो ऐसा आदेश कौन दे सकता है? पुलिस आयुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक की राय के अनुसार दिया जा सकता है, यानी इनके द्वारा क्या दिया जा सकता है? उसकी तलाशी का आदेश दिया जा सकता है कि वह ऐसी दस्तावेज, पार्सल या चीज की तलाशी कराए और उसे उपधारा 1 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेशों के मिलने तक निरुद्ध रखे। और दूसरा क्या कह सकता है कि बस यह कब तक उसको निरुद्ध रखे? जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेशों के मिलने तक क्या रखे? उसके निरुद्ध रखे, अपने पास रखे उसको, है ना। उसको मतलब निरुद्ध रखने का मतलब है उसको, पार्सल किसी का आया है तो उसको डिलीवरी ना की जाए उसकी, है ना। कब तक निरुद्ध रखा जाएगा? जब तक जिला मजिस्ट्रेट का कोई आदेश नहीं मिल जाता, जिला मजिस्ट्रेट कोई आदेश नहीं दे देता, या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदेश नहीं कर देता, तब तक ये क्या करेंगे? तब तक ये उसका, वो उसकी डिलीवरी नहीं करेंगे, कुल मिलाकर उसकी डिलीवरी रोक दी जाएगी। तो इनके आदेश से उसकी परीक्षा भी हो सकती है। और डिलीवरी कब होगी? जब ये लोग आदेश करेंगे ना, जैसा भी आदेश करेंगे, इनको लगता है कि नहीं भाई जब्त कर लेना चाहिए, डिलीवरी की जरूरत नहीं, तो जैसा ये आदेश करेंगे वैसा किया जाएगा। तो किन किन के आदेश से हो सकता है? कार्यपालक, न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकते, पुलिस आयुक्त करा सकता है, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीनों की, चारों की चारों क्या करा सकते हैं? उसकी तलाशी, सर्च करा सकते हैं, मतलब उसको खुलवा सकते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि जो डाक वगैरह तार प्राधिकारी के अपेक्षा में होता है, उसको पार्सल को कौन खुलवा सकता है, उसकी तलाशी कौन लेवा सकता है, तो ये चारों लेवा सकते हैं, चाहे वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो, न्यायिक। कार्यपालक मजिस्ट्रेट में आपका जिला मजिस्ट्रेट आ जाता है, न्यायिक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आ जाता है, इसके अलावा पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक
इनके द्वारा भी क्या कराया जा सकता है, उसको खुलवाया जा सकता है। ये है आपका पत्रों और तारों के बारे में। इसके बाद है 93, तलाशी वारंट कब जारी किया जाता है। ये कहता है 93 कि भाई तलाशी जो वारंट है कब इशू किया जाता है 93 को। देखिए 93 क्या कहता है, 93 कहता है कि भाई तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। तलाशी वारंट ये कह रहा है कि तलाशी जो वारंट है कब जारी किया जा सकता है। इसमें भी पहला क्लॉज में ए है, पहला क्लॉज का ए है। ये देखिए क्या कहता है ए। ए कहता है जहां किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसको धारा 91 के अधीन समन या आदेश या धारा 92 की उपधारा 1 के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई है या की जाती है, ऐसा समन या अपेक्षा द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज या चीज पेश नहीं करेगा या हो सकता है कि पेश ना करे, अथवा तो ये कह रहा है कि भाई जिसको पहले क्या किया था, कोई दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए क्या था, 91 में कहा था ना दस्तावेज वगैरह चीज वगैरह पेश करने की, या पत्र वगैरह तार वगैरह की बात कह रहा है कि उसको पेश करने के लिए कहा था, और न्यायालय को लगता है या इसमें लिखा है ऐसा समन 92 की अधीन अपेक्षा संबोधित की गई थी, ऐसे समान या अपेक्षा द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज या अन्य चीज को पेश नहीं करेगा। क्या लगता है उनके को जो पेश नहीं करेगा, ये वारंट कब जारी करेगा, तलाशी जब उनको लगता है कि जो दस्तावेज वगैरह है ये पेश नहीं करेगा, इससे मांगा जा रहा है लेकिन ये देगा नहीं, है ना, पेश नहीं करने वाला, तो न्यायालय क्या कर सकता है, तलाशी के स्थान पर तलाशी का वारंट जारी कर सकता है। समन के स्थान पर क्या जारी कर सकता है, वारंट काय का तलाशी का वारंट जारी कर सकता है। पहला लिखा है इसमें बी, ए के बाद जो बी लिखा है, बी कहता है जहां ऐसी दस्तावेज या चीज के बारे में न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि वह किस व्यक्ति के कब्जे में, ये इंपॉर्टेंट है। तो कब तलाशी वारंट जारी कर सकता है, जब न्यायालय को ज्ञात नहीं है, ऐसी दस्तावेज या चीज के बारे में न्यायालय को ज्ञात नहीं है कि किस व्यक्ति के कब्जे, तो इतना याद रखना है, ज्ञात नहीं है, नहीं है कि किस व्यक्ति के कब्जे में, कि ये आता है क्वेश्चन, किस व्यक्ति के कब्जे में है, मतलब कोई दस्तावेज है, कोई वस्तु है, जब न्यायालय को यही नहीं पता है कि वो दस्तावेज वगैरह वस्तु वगैरह किस व्यक्ति के कब्जे में है, तो वो तलाशी वारंट जारी कर सकता है। ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कब जारी कर सकता है, जब न्यायालय को पता ही नहीं है कि किस व्यक्ति के कब्जे में, तब पता नहीं है तभी तो सर्च कराएगा, सर्च में पता पड़ेगा कि है कि नहीं है ना। तो न्यायालय को जब ज्ञात ही नहीं है कि कोई वस्तु है, कोई दस्तावेज है किस व्यक्ति के कब्जे में है, तो वो तलाशी वारंट जारी कर सकता है। दूसरा, जहां न्यायालय यह समझता है कि संहिता के अधीन किसी जांच विचारणा या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों की पूर्ति साधारणतः तलाशी या निरीक्षण से होगी। जब न्यायालय को क्या लगता है कि तलाशी आवश्यक है, तलाशी क्या लगता है न्यायालय को, आवश्यक है, उसको लगता है कि जो मामला चल रहा है उसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए, उसको लगता है न्यायालय को उसकी तलाशी ली जानी चाहिए, उसका निरीक्षण किया जाना चाहिए चीजों का, तो वो तलाशी वारंट जारी कर सकता है। तो ये तो कॉमन ही है, लेकिन बस ये वाला जो है आपको याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो कॉमन है कि जब न्यायालय को लगता है तो वो जारी कर ही सकता है, जब न्यायालय को लगता है कि तलाशी लेना आवश्यक है, तलाशी जरूरी है, तो वो तलाशी का आदेश जारी कर सकता है। जब न्यायालय को ज्ञात नहीं है तब भी न्यायालय क्या कर सकता है, तलाशी का वारंट जारी कर सकता है। आगे लिखा है वहां वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट निर्दिष्ट है उसके अनुसार और जिसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकता है या निरीक्षण कर सकता है। तो जिसको भी तलाशी वारंट न्यायालय जारी कर सकता है, करता है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उस तरीके से जैसा न्यायालय ने बताया है उस तरीके से क्या कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है और तलाशी ले सकता है, जिसको भी न्यायालय तलाशी का वारंट जारी करता है। इसमें देखिए अब दूसरा क्लॉज, तो ये वाला याद रखना इम्पोर्टेंट है, ये कोई क्वेश्चन आता है ना।
दूसरा, यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह वारंट में उस विशेष स्थान, उसके भाग को विनिर्दिष्ट कर सकता है और केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा तथा वह व्यक्ति जिसको ऐसे वारंट के निष्पादन का भार सौंपा जाता है केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा जो ऐसा विनिर्दिष्ट करे। तो ये सिंपल सी बात दिख रहा है कि अगर न्यायालय चाहे तो किसी भाग विशेष की तलाशी का या किसी वस्तु विशेष की तलाशी का भी आदेश दे सकता है कि भैया कोई भाग है, कोई घर है, तो कि भैया इस कमरे, जैसे घर है ना, घर में 4 कमरे हैं तो उसने केवल एक कमरे का कह दिया किसी की तलाशी लेना है। तो न्यायालय अगर ऐसा आदेश अगर न्यायालय ने करा है या कोई क्षेत्र विशेष की तलाशी का आदेश करा है तो जिस अधिकारी को भी तलाशी वारंट जारी किया जाएगा वो केवल उतने ही दायरे की क्या करेगा, तलाशी देगा। जितना उसे आदेश दिया गया है कुल मिला के वो उतने ही आदेश का क्या करेगा, पालन करेगा। ये नहीं कि यहाँ की तलाशी दी यहाँ की भी ले ले, नहीं, उसको जितना दिया गया है उतने एरिया का क्या करेगा, वो तलाशी लेगा। न्यायालय चाहे तो कर सकता है, ऐसा नहीं कि न्यायालय करेगा, न्यायालय चाहे तो कर सकता है। न्यायालय को लगता है कि नहीं इतनी एरिया की तलाशी पर्याप्त है तो वो ऐसा आदेश जारी कर सकता है। तो ये भी कॉमन बात है। तीसरा देखिए, तीसरा कहता है इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज या पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। तो ये कह रहा है इस धारा की कोई बात किसको, जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट की कह रहा है। और कौन सा मजिस्ट्रेट कह रहा है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ये कह रहा है कि भैया इनके अलावा अन्य कोई मजिस्ट्रेट, जो डाक तार प्राधिकारी वाली बात कह रहा है कि ये इनके अलावा अन्य कोई जो है तलाशी वारंट जारी नहीं कर सकता। ये दूसरा तीसरा जो क्लॉज है ये क्या कह रहा है कि इनके अलावा कौन कौन तलाशी वारंट, डाक वाली जो बात है, डाक तार वाली जो बात है, डाक वाली या डाक अकेला लिख लीजिए, तो डाक तार प्राधिकारी की बात कह रहा है कि इनके मामले में तलाशी वारंट यानी सर्च वारंट कौन जारी कर सकता है, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो ये याद रखना आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि तलाशी वारंट अगर डाक तार की तलाशी की बात कह रहा है तो इसके बारे में तलाशी वारंट कौन जारी कर सकता है, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। फिर आप कहोगे कि वो आगे पढ़ाता भाई जिला मजिस्ट्रेट के अलावा वो पढ़ाता क्या, पुण्य इसका पुलिस आयुक्त वगैरह, ये पुलिस आयुक्त और एसपी वगैरह पढ़े थे, वो क्या करें, उनकी उपस्थिति में तलाशी ली जाएगी, उनकी उपस्थिति में तलाशी ली जाएगी, लेकिन जो वारंट इशू करेगा वो कौन करेगा, वो ये 2 लोग करेंगे, उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग वारंट इशू करेंगे और उनके द्वारा ली जाएगी, है ना। और लेकिन वारंट इशू कौन करेगा, वारंट ये इशू करेंगे। और तलाशी कौन के लिए द्वारा ली जाएगी, तलाशी उन लोगों के द्वारा ली जाएगी, है ना। तो लेकिन इशू कौन करेगा, तलाशी का वारंट इशू ये करेंगे, है ना। तो इसीलिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बस और कुछ नहीं। ठीक, अब देखिए सेक्शन जो है 94, सेक्शन जो 94 है ये कहता है उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। ये सेक्शन याद रखना है आपको। ये कौन से स्थान की तलाशी, ये भी तलाशी है, ये भी तलाशी है, लेकिन काय की तलाशी है, जहां चुराई हुई संपत्ति, कौन सी संपत्ति, चुराई, चोरी का माल जहां पाया जाता है, चुराई हुई संपत्ति, चुराई हुई संपत्ति, और क्या कहता है, कोई कूटरचित दस्तावेज आदि, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, आदि मतलब कुछ और भी, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है, तो संदेह के आधार पर है ना। कोई चुराई हुई संपत्ति हो सकती है, कूटरचित दस्तावेज हो सकता है, या अन्य कोई वस्तुएं हो सकती हैं, उनके लिए तलाशी वारंट कितने में, 94 में है। जहां संदेह है कि भाई ऐसी चीज छुपा के रखी गई है, तो संदेह के आधार पर, काय के आधार पर, संदेह है, संदेह है तभी तो तलाशी हो रही, संदेह नहीं होता तो तलाशी क्यों होती। तो संदेह के आधार पर तलाशी है कितनी, 94 में। अगर लगता है कि कोई चुराई हुई संपत्ति है, कोई वस्तु है छुपाई गई है उस स्थान में, तो इसमें देखिए पहला क्या कहता है, पहला कहता है यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को, कौन कौन आ गया इसमें, इसमें आ गया जिला मजिस्ट्रेट, डीएम अकेला लिख दिया है ना, डीएम यानी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट को अपन एसडीएम लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया एसडीएम, और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, लाइट गई।
तो जिला मजिस्ट्रेट हो गया, इसमें डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, और कौन हो गया, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। ठीक है, इतना लिख दिया, एम बना दिया, इतना ही ठीक है। तो जिला मजिस्ट्रेट हो सकता है, उपखंड मजिस्ट्रेट हो सकता है, या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को क्या मिलता है, इत्तला मिलने पर और ऐसी जांच के पश्चात जैसी वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप या विक्रय के लिए, या किसी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु के जिसको यह धारा लागू होती है, निक्षेप, विक्रय या उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में निक्षिप्त है, तो वह कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा प्राधिकृत दे सकता है कि वह, तो ये कह रहा है कि भैया कौन मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, डीएम हो सकता है, एसडीएम साहब हो सकते हैं, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। इनको क्या लगता है, इनको जब क्या मिलता है, इनको इत्तला मिलती है, यानी सूचना मिलती है इनको अगर सूचना मिलती, क्या सूचना मिलती, यही सूचना मिलती कि किसी स्थान पर कोई चुराई हुई संपत्ति को छुपाया हुआ है, या कोई कूटरचित दस्तावेज है उसको छुपाया गया है, उसका बयान किया जाता है, उसका विक्रय किया जाता है, ऐसी कई सूचनाएं मिलती हैं, ऐसी सूचनाएं मिलती हैं। तो वो इस स्थान की, और तो जांच करने के बाद ये लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, जांच करने के बाद ये क्या दे सकते हैं, तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं। किस रैंक के अधिकारी को जारी कर सकते, कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर, ये याद रखना है, कौन सी पंक्ति, कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के किसी अधिकारी को, कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर, कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का कोई पुलिस अधिकारी हो सकता है जिसको ये तलाशी वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। तो ये याद रखना है, कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का अधिकारी, है ना। कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का हेड कांस्टेबल भी आ जाएगा, वो भी चला जा सकता है ना। कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का जो होता है, वो जो भी कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर होगा, कुल मिला के जो भी राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो, वो अधिकारी को ये क्या कर सकते हैं, प्राधिकृत कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेबल की पंक्ति का नहीं होगा, उससे ऊपर की पंक्ति का होगा, ये याद रखेंगे। कांस्टेबल से ऊपर की पंक्ति का कोई भी अधिकारी होगा। ए कहता है इसमें, देखिए ए कहता है क्या कर सकता है, वो उस स्थान में ऐसी सहायता के साथ जैसी आवश्यक हो प्रवेश करे। तो कॉमन बात है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। वो क्या कर सकता है, उस स्थान में जैसी भी सहायता उसमें क्या करेगा, प्रवेश करेगा। स्वाभाविक सी बात है, जब उसे आदेश दिया गया है तो जितनी भी आवश्यक सहायता है अपने जितनी भी फोर्स है लेके क्या कर सकता है, उस स्थान में प्रवेश कर सकता है। दूसरा कहता है वारंट पर निर्दिष्ट रीति से उसकी तलाशी लेगा। प्रवेश करके क्या करेगा, खड़ा थोड़ी ना रहेगा, तलाशी ही लेगा। तो ये क्या करेगा, उधर उस स्थान की तलाशी लेगा। तीसरा कहता है वहां पाए गए किसी भी संपत्ति या वस्तु को जिसकी चुराई हुई संपत्ति है ऐसी आपत्तिजनक वस्तु जिसको यह धारा लागू होती होने का उचित संदेह है, कब्जे में लेगा। अब मान लीजिए उसने तलाशी ली, उसके बाद जो भी वस्तु मिली उसको लगता है कि ये चुराई हुई संपत्ति है, तो उसको क्या करेगा, अपने अंडर में ले लेगा, कब्जे में ले लेगा। चौथा कहता है ऐसी संपत्ति या वस्तु को मजिस्ट्रेट के पास ले जाए या अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने तक उसको उसी स्थान पर पहरे में रखे या अन्यथा उसे सुरक्षित स्थान में रखे। तो ये उसका विवेक है। अब ये क्या करेगा, मान लो वस्तु ऐसी है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाई जा सकती है तो ले जाएगा। अगर ऐसी वस्तु है कि तुरंत मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाई जा सकती तो उस वस्तु को उसी स्थान पर क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। कब तक सुरक्षित रखेगा, जब तक मजिस्ट्रेट का कोई आदेश नहीं हो जाता। तो उस स्थान पर क्या करेगा, या तो उसे सुरक्षित रखेगा, अगर उठा के ले जाने लायक है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष उस वस्तु को ले जाएगा। अगला है ऐसे स्थान में पाया गया ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अभिरक्षा में ले और मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाए जिसके बारे में प्रतीत हो कि वह किसी ऐसी संपत्ति या वस्तु के निक्षेप, विक्रय में, उत्पादन में यह जानते हुए संदेह करने का उचित कारण रखते हुए कि संसर्गी रहा है, यथा स्थिति वह चुराई हुई संपत्ति है ऐसी प्रतिनिधि वस्तु जिसके बारे में यह धारा लागू होती। तो ये कह रहा है कि उससे जुड़े हुए कोई अन्य व्यक्ति हैं जो उनको लगता है, उस व्यक्ति तलाशी वाले अधिकारी को जो सर्च कर रहा था उसको ये लगता है कि ये व्यक्ति भी इसमें शामिल है और जानबूझ के इस जो धारा है, इस धारा का क्या है, उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब वो चुराई हुई संपत्ति को अपने कब्जे में रखे हैं, उनका विक्रय करते हैं, व्यापार करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरीके का अगर वो करते हैं, लिप्त है कुल मिला के उसमें, तो ये क्या करेगा, उन व्यक्तियों को, वस्तु को भी ले जाएगा और उन व्यक्तियों को भी क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। अगर संदेह की उनको आधार लगता है पुलिस वाले को, तो उन व्यक्तियों को भी गिरफ्तार करके क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। इसके बाद देखिए दूसरा, ये कॉमन चीजें हैं तो ये तो कर नहीं पढ़ना आपको, ये बस इतना याद रखना कि कांस्टेबल सी पंतीक से ऊपर का होगा। ये कॉमन सी बात है, ये तो सर्च जो आप जब भी सर्च पढ़ोगे सब यही चीजें आएंगी उसमें।
तो कॉमन होता है सर्च का, कोई अलग से कोई कोई नियम नहीं है कि सर्च कैसे होती है क्या होता है, वो तो कॉमन से नियम होते हैं, उसी तरीके से होती है सर्च, हमेशा एक सी होती है, उसका कोई कोई पैमाना नहीं है कि भाई ऐसे ही होगी या ऐसा करेगा वैसा करेगा, वो तो जैसी परिस्थितियां होती हैं उसके हिसाब से किया जाता है ना। परिस्थिति होती है जैसे लोग बाग अगर तैयार हैं ढंग से कराने के लिए, है ना, कोई रोक टोक नहीं है तो आराम से हो जाती है, अगर लोग रोक टोक करते हैं तो बल प्रयोग भी होता है ना, तो उसी तरीके की बात है। दूसरा इसका देखिए क्या कहता है, दूसरा कहता है बे आपत्तिजनक वस्तु जिसको यह धारा लागू होती है, तो इसमें आपत्तिजनक वस्तुओं को परिभाषित कर दिया गया कि कौन कौन सी आपत्तिजनक वस्तु है। तो एक बार पढ़ लें, इस पे भी क्वेश्चन नहीं आता। ये कहता है कूटकृत सिक्का को आपत्तिजनक वस्तु माना गया है, धातु टोकन अधिनियम में के उल्लंघन में बनाए गए अथवा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के उल्लंघन में भारत में लाए गए धातु के खंड कोई हैं जो अधिनियम दिए गए हैं उनके उल्लंघन में। तीसरा कहता है कूटकृत करेंसी नोट, कूटकृत स्टाम्प वगैरह है, इनको भी माना गया है। कूटरचित दस्तावेजों को भी माना गया है, नकली मुद्राओं को भी माना गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 292 में अश्लील जो वस्तुएं होती हैं उनको भी माना गया है। इसके अलावा ये कह रहा है कि खंड का से 4 तक के खंडों में उल्लिखित वस्तुओं में से किसी उत्पादन के लिए प्रयुक्त उपकरण और सामग्री जो होती है, जो इनको बनाया जाता है, उन सभी को क्या माना गया है, उन सभी को जो है आपत्तिजनक वस्तुओं की श्रेणी में माना गया है। तो ये तो सिंपल है, ये आपको एक बार पढ़ना है, इसमें से कुछ नहीं आता है ना, तो लेकिन एक ये तो पढ़ लोगे तो याद भी रहेगा। अब देखिए 95 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 95 जो है सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है, महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है प्रकाशनों के संप्रत होने की घोषणा और उसके लिए तलाशी जारी करने की शक्ति। तो प्रकाशनों से संबंधित यही पूछा जाता है, ये आप प्रकाशन करते हैं ना उसकी जब्ती वाली बात है इसमें, तो ये पूछा जाता है जिस सेक्शन के प्रकाशनों से संबंधित धारा कौन सी है, धारा 95, ये इंपॉर्टेंट धारा पूछी जाती है। इसमें 2-3 चीजें और भी पूछी जाती हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि प्रकाशनों को जब्त करने की बात है इसमें, कि प्रकाशनों को जब्त, ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई प्रकाशन हुआ है कि जो आपत्तिजनक है तो उसको जब्त किया जा सकता है ना। कोई आपने पुस्तक छापी जो आपत्तिजनक है ना, तो उसको जब्त किया जा सकता है, उसकी प्रत्येक प्रतियों को जब्त किया जा सकता है। अखबार में कोई ऐसी बात आई जो आपत्तिजनक है तो उनको भी जब्त किया जा सकता है। लेकिन अब कौन जब्त करता है, पहला यही क्वेश्चन आता है इसमें कि वह राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि, तो कौन करवा सकता है जब, तो पहला राज्य सरकार, याद रखेंगे राज्य सरकार की बात कह रहा है ये। देखिए ये क्या कह रहा है, जहां राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि, पहला कहता है किसी समाचार पत्र या पुस्तक में, कि किसमें, ये कॉमन सी बात लिखा है, तो पहला तो याद रखें आप राज्य सरकार, ये याद रखें। इनके प्रकाशन की संप्रत करने की कौन देता है पावर, किसको है, राज्य सरकार को है। तो ये याद रखें कौन कौन सी चीजें हो सकती, किसी समाचार पत्र या पुस्तक में प्रकाशित हो सकती है, मान लो समाचार है, समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर में कोई निकली हुई चीज होती है, या कोई दस्तावेज हो सकता है, कोई भी दस्तावेज है ना, समाचार पत्र हो सकता है, दस्तावेज हो सकता है, समाचार पत्र या दस्तावेज हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, आगे लिखा है चाहे वो कहीं भी मुद्रित हुई हो, किसी ऐसी बात अंतर्विष्ट है जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, 153 ए, 153 बी, 292, 293, 295 ए के अधीन दंडनीय है, वहां राज्य सरकार ऐसी बात अंतर्विष्ट करने वाले समाचार पत्र के अंक की प्रत्येक प्रति का और ऐसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज की प्रत्येक प्रति का सरकार के पक्ष में समर्पण किए जाने की घोषणा अपनी राय के आधारों का कथन करते हुए अधिसूचना द्वारा कर सकती है। और तब भारत में जहां भी वह मिले कोई भी पुलिस अधिकारी उसे अभिकृत कर सकता है, और कोई मजिस्ट्रेट उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को किसी ऐसे परिसर में जहां ऐसी किसी अंक की कोई प्रति या ऐसा कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज है उसके होने का उचित संदेह है, प्रवेश करने और उसकी तलाशी लेने के लिए वारंट प्राधिकृत कर सकता है। तो केवल आपको कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि कोई आपत्तिजनक वस्तु है जो इस धाराओं के अधीन 124 ए है, 153 ए है, 153 बी है, ये भी याद नहीं रखना आपको, तो बस इतना याद रखना कोई ऐसा प्रकाशन है जो आपत्तिजनक है और राज्य सरकार की राय है कि इसको जब्त किया जाना चाहिए, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, उसको जब्त करने का आदेश दे सकती है।
वो चाहे जहां छपा हो, ऐसा नहीं कि केवल स्टेट में छपा हो, कहीं भी छपा हो, भारत वर्ष में कहीं भी छपा हो, उसको जब्त करने का आदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। और जब राज्य सरकार ऐसा आदेश पारित कर देती है, उसको जब्त करने का आदेश पारित कर सकती है, कर देती है, तो इसमें लिखा है तो कोई भी मजिस्ट्रेट, ठीक, कोई भी मजिस्ट्रेट, जब राज्य सरकार ने आदेश पारित कर दिया तो कोई भी मजिस्ट्रेट उसको जब्त करने के लिए क्या कर सकता है, वारंट जारी कर सकता है। कोई भी मजिस्ट्रेट, जो भी मजिस्ट्रेट हो, कोई भी मजिस्ट्रेट, क्योंकि राज्य सरकार का आदेश है इसीलिए रैंक की जरूरत नहीं है। कोई भी मजिस्ट्रेट जब राज्य सरकार का आदेश है तो उसको जब्त करने का आदेश जहां भी वो पाई जाती है, उसको वहां का मजिस्ट्रेट उसको जब्त करने का आदेश जारी कर सकता है। लेकिन किस रैंक के पुलिस अधिकारी, उप निरीक्षक की रैंक से नीचे का नहीं, उप निरीक्षक, है ना, ये क्या कह रहा है, उप निरीक्षक की रैंक से नीचे का नहीं होगा। उप निरीक्षक रैंक का कोई भी पुलिस अधिकारी हो सकता है, उसको जब्त करने का आदेश दे सकता है। वो क्या करेगा, वो सीधी सीधी बात है, वो जो भी जहां भी उसे मिलेगी वस्तु वगैरह, समाचार पत्र वगैरह, मैगजीन वगैरह, जो भी है, दस्तावेज है ना, सब आ जाते हैं, तो वो उन सारी चीजों को क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा। फिर ये समाचार और दस्तावेज का अर्थ लिखा है इसमें, समाचार का कोई इनका अर्थ की जरूरत नहीं है इसको। तीसरा देखिए इसमें ये कहता है, इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई को किसी न्यायालय में धारा 96 के उपबंधों के अनुसार ही प्रसन्न किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये कह रहा है कि भैया जो आदेश राज्य सरकार ने दिया है वो केवल 96 के आधार पर ही आप जा सकते हैं, अन्य कोई आधार पर आप इसका विरोध नहीं कर सकते। जो सरकार ने जब्ती का आदेश दिया 96 में इसकी अपील होगी, तो केवल वही आधार है, केवल उसी आधार पर आप इसका विरोध कर पाएंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने पुस्तक छापी है, उसकी पुस्तकें जब्त हो गई हैं, उसको नुकसान हुआ है, तो वो अगर उसको वो व्यक्ति सही है तो वो 96 में उसकी अपील कर सकता है। केवल वही आधार है, बाकी और किसी आधार पर उसको जो सरकार का आदेश है उस पर क्या नहीं उठाया जा सकता, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, 96 में क्या है कि जो सरकार ने 96 और देख लीजिए 96 में इसकी अपील है जो कहाँ होती है, हाई कोर्ट में होती है। ये भी क्वेश्चन आता है इससे, किसकी अपील जो है कहाँ होती है, 96 में जो है अपील है। समर्पण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन, तो कहाँ लगता है, ये इसमें लिखा ही है उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में क्या लगाना पड़ेगा, आवेदन। कौन सा, ये जो आदेश है इसको कैंसिल कराने के लिए आप आवेदन, जो भी व्यक्ति पीड़ित है वो कहाँ आवेदन लगा सकता है, हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में आवेदन लगा सकता है। ये क्वेश्चन यही आता है कि कहाँ आवेदन लगाया जाता है, हाई कोर्ट में आवेदन लगता है। उसका कितने दिन के भीतर लगता है, 2 माह के भीतर लगता है। तो ये 2 चीजें याद रखना है आपको, एक तो हाई कोर्ट में आवेदन लगता है और कितने माह में लगता है, 2 माह के भीतर। ये 2 चीजें इसमें मात्र याद रखना है आपको। तो ये सेक्शन हो जाएगा। इसको देखिए पढ़े क्या कहता है पहला क्लॉज इसका। पहला क्लॉज कहता है कि किसी ऐसे समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में धारा 95 के अधीन समर्पण की घोषणा की गई है, कोई हित रखने वाला कोई व्यक्ति उस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 माह के अंदर उस घोषणा को इस आधार पर अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि वह समाचार पत्र या अंक या उस पुस्तक अथवा अन्य दस्तावेज में जिसमें के बारे में यह घोषणा की गई थी, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट नहीं है जो धारा 95 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है। सीधी सीधी बात है, जो आपत्ति करता है वो कह सकता है कि जो इन्होंने आदेश दिया है जब्ती का वो गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो दूसरे सेक्शन में बताई ना, उसको वो तो आधार देना ही पड़ेगा कि ऐसा कोई बात इसमें नहीं है। तो इस आधार पर वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में क्या कर सकता है, एक आवेदन लगा सकता है। हाई कोर्ट में क्या कर सकता है, आवेदन लगा सकता है। और कितने माह के भीतर, जो प्रकाशन किया था सरकार ने, जो राजपत्र में निकाला था कि जब्त हो जाए, उसके 2 माह के बाद, मतलब 2 माह अवधि है, वो 2 माह का एक लिमिटेशन है कि इसके अंदर अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, आवेदन लगाना पड़ेगा अपने जो राज्य सरकार का जो आदेश था उसको अपास्त या कह लीजिए कैंसिल कराने के लिए। कहाँ लगाएगा, हाई कोर्ट में लगाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। दूसरा देखिए इसका क्लॉज क्या कहता है, दूसरा क्लॉज कहता है जहां उच्च न्यायालय में 3 या अधिक न्यायाधीश हैं, वहां ऐसा प्रत्येक आवेदन उच्च न्यायालय के तीनों न्यायाधीशों से बनी विशेष न्यायपीठ द्वारा सुना जाएगा और अवधारित किया जाएगा। और जहां वह उच्च न्यायालय में 3 से कम न्यायाधीश है, वह ऐसी न्यायपीठों में से उस न्यायालय के सब न्यायाधीश होंगे। तो ये कह रहा है कि भैया अगर 3 न्यायाधीश, जो
पीठ की बात कह रहा है कि भैया न्यायाधीश जब चूंकि सरकार का आदेश है तो ये पीठ के द्वारा सुना जाएगा, सिंगल बेंच नहीं सुनेगी। सीधी सीधी बात आप याद रखो कि जो डिसीजन है ये अपास्त कराने वाला है, इसको सिंगल बेंच नहीं सुनेगी। अगर मान लीजिए 3 न्यायाधीशों की बेंच है तो तीनों की तीनों न्यायाधीश क्या करेंगे, उस मामले को सुनेंगे, और उससे अगर कम है तो जितने भी न्यायाधीश हैं, 2 हैं, वो सब की सब क्या करेंगे, उस मामले को सुनेंगे, जितने भी हैं। ठीक है, तो ये इसमें तीसरा कह देखिए। तो इसमें कितने सुनेंगे, तीनों न्यायाधीश सुनेंगे। 3 से कम है तो अगर 2 है तो 2 सुनेंगे, है ना। जितने भी न्यायाधीश है वो अब सब की सब क्या करेंगे, उसको सुनेंगे। तो ये बेंच की बात कह रहा है, क्या है ये बेंच। तो कैसे सुना जाएगा, बेंच के द्वारा सुना जाएगा, बस इतना याद रखिए, बेंच के द्वारा सुना जाएगा। बेंच कब बनती है, जब 2 या 2 से एक से अधिक जो न्यायाधीश होते हैं तो फिर बेंच बनती है। तो बेंच के द्वारा ये जो है डिसीजन लिया जाएगा। 3 है तो तीनों के द्वारा लिया जाएगा। अब बात आएगी इसी की आगे। इसमें लिखा है किसी समाचार पत्र में अंतर्विष्ट ऐसे आवेदन की सुनवाई में उस समाचार पत्र में जिसकी बाबत समर्पण की घोषणा की गई थी अंतर्विष्ट शब्दों, चिन्हों या दृश्य रूपणों की प्रकृति या प्रवृत्ति के सबूत में सहायता के लिए उस समाचार पत्र की कोई प्रति साक्ष्य में दी जा सकेगी। ये सिंपल सी बात कह रहा है कि भैया अब आपने मान लीजिए कई प्रतियों में निकलता है ना, कोई अखबार की कई प्रतियां हैं, अब ये प्रतियां जब्त हो गई हैं, तो इनके बचाव के लिए कि भैया इसमें जो बातें लिखी हैं वो ऐसी नहीं थी, तो ये वाली जो प्रति है इनके सबके साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल की जा सकती। क्यों की जा सकती, एक ही तो छपता है ना, एक ही प्रक्रिया से छपते हैं सारे के सारे। एक बार में अगर हजारों पेपर छपे तो एक ही चीज तो छपेगी, ऐसा तो है नहीं कि इस भाग में अलग छप गई, इनमें अलग छप गई। तो चूंकि इनको अपना साक्ष्य देना है कि जो बात आप कह रहे हो ऐसा इसमें नहीं है, तो जो अपना जो एक प्रति है उसको पेश करके ये साक्ष्य दे सकते हैं कि इसमें इस तरीके की कोई बात नहीं छपी है ना। तो इस तरीके से उसको साक्ष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी कॉमन सी बात है। चौथा देखिए, चौथा कहता है यदि उच्च न्यायालय का इस बारे में समाधान नहीं होता है कि समाचार पत्र के उस अंक में या उस पुस्तक या दस्तावेज में जिसके बारे में वह आवेदन किया गया है कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जो धारा 95 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है, तो वह समापन की घोषणा को अपास्त कर देगा। अब ये कह रहा है कि न्यायालय समाधान नहीं कर पाते हैं कि भैया ऐसी कोई बात है, तो वो क्या करेगा, जो समापन का आदेश था, जो जब्ती का आदेश था, उसको क्या करेगा, निरस्त कर देगा। अपास्त मतलब उसको निरस्त कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा। जो सरकार ने आदेश दिया था, अगर ये सिद्ध नहीं हो पाता है कि कोई आपत्तिजनक बात है, तो वो आदेश को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, समाप्त कर देगा। क्योंकि सरकार को भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा, कौन सी आपत्तिजनक बातें अगर नहीं रख पाती सरकार अपना आदेश, अपना जो पक्ष, तो हाईकोर्ट क्या करेगा, उसके आदेश को अपास्त कर दिया जाएगा। जहां अगला लिखा है, जहां उन न्यायाधीशों में जिसमें विशेष न्यायपीठ बनी है मतभेद है, वहां विनिश्चय उन न्यायाधीशों की बहुसंख्या के आधार पर होगा। ये कह रहा है विनिश्चय में, विनिश्चय मैंने कहा ना पीठ के द्वारा, जब पीठ के द्वारा कह रहा है कि जब मतभेद की अवस्था है तो कैसे बहुमत के आधार पर फैसला होगा। जैसे 3 न्यायाधीश हैं, 3 न्यायाधीश बैठे हुए हैं, तो उसमें से जितने भी अगर 2-1 से हो जाएगा ना पास, 2-1 से या तो पास होगा या खारिज होगा, 2 ही बातें हो सकती है अगर 3 न्यायाधीश हैं। हाँ, अगर 2 और 2 बैठे हैं तो मान लो एक न्यायाधीश पक्ष में एक विरोध में, तो फिर क्या होगा, फिर तीसरे न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा उसको। फिर जब तीसरे न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा तो क्या होगा, फिर 2-1 से फिर पारित हो जाएगा या खारिज हो जाएगा, जो भी हो। इसीलिए जो बेंचें होती है वो विषम संख्या में रखी जाती है, सम संख्या में नहीं होती। सम संख्या में तो अटकने के चांस रहते हैं ना, विषम संख्या होगी तो क्या होगा, विषम संख्या में तो विषम ही रहेगा हमेशा, सम तो हो ही नहीं सकता है ना। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से विषम संख्याओं में रहते हैं, रखे जाती हैं चीजें, ताकि उसमें मतभेद ना हो। फिर क्या होता है, सब अपनी अपना अलग अलग डिसीजन देते हैं। मतलब क्या है, अलग अलग डिसीजन, मतलब ये न्यायाधीश अलग देंगे, ये अलग देंगे, फिर कौन पक्ष में कौन विरोध में, फिर कैलकुलेट करके निकाला जाएगा कि कितने से पारित हो गया। जैसे आपका अयोध्या वाला जो केस हुआ था, उसी तरीके से इसको भी करा जाता है। क्या करा जाता है, बहुमत के आधार पर, है ना, बहुमत के आधार पर अपना अपना निर्णय देंगे। आप 3 न्यायाधीश बैठे हैं, तीनों अपना अपना डिसीजन सुनाएंगे, फिर कौन पक्ष में कौन विरोध में है उसके आधार पर क्या होगा, निर्णय पारित किया जाएगा, है ना। तो बेंच के आधार पर क्या किया जाएगा, फैसला किया जाएगा। अब देखिए 97, ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 97, ये भी इंपॉर्टेंट है सेक्शन। ये क्या कहता है देखिए, ये कहता है सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। कैसे व्यक्ति हैं, सदोष परिरुद्ध, सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी लिख देते हैं सीधी, क्या है, तलाशी।
सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए क्या है, तलाशी है, ये सर्चिंग है। कैसे व्यक्ति, जिनको पकड़ के लोग ले बैठ देते हैं ना, उनके लिए तलाशी। कौन जारी करता है, ये लिखिए। इसमें कहता है यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, तो तीनों नाम याद रखना है बस आपको। जिला मजिस्ट्रेट कौन कौन कर सकता है, डीएम, एसडीएम, और कौन कर सकता है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, एम बना दिया है ना, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तीनों कर सकते हैं। डीएम कर सकता है, एसडीएम और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ये याद रखना है ना। मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध है जिसमें वह परिरोध अपराध की कोटि में आता है, तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है। वह व्यक्ति जिसको ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया जाता है, ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है, और ऐसी तलाशी तदनुसार ही ली जाएगी। और यदि वह व्यक्ति मिल जाए तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा, जो ऐसे आदेश करेगा जैसा उस मामले की परिस्थिति में प्रतीत होता हो। तो इसमें कुछ नहीं लिखा, केवल ये लगता है कि जब कोई व्यक्ति परिरुद्ध है, किसी व्यक्ति को किसी ने बैठ रखा है, बंद कर रखा है ना, और वो अपराध की श्रेणी में अगर आता है, कोई ऐसा, स्वाभाविक सी बात है, जब आप किसी व्यक्ति की मर्जी के विरुद्ध उसको पकड़ के रखते हो, उसको बैठ के रखते हो, तो वो अपराधी होता है। तो ऐसा अगर मजिस्ट्रेट जो है, जिला मजिस्ट्रेट हो, चाहे उपखंड मजिस्ट्रेट हो, या क्या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो, तीनों को पावर है। ये लोग क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति की तलाशी के लिए सर्चिंग वारंट जारी कर सकते हैं, सर्च वारंट जारी कर सकते हैं। जिसको भी सर्च वारंट करेंगे, वो जैसी तलाशी होती है वैसे क्या करेगा, उस स्थान की जाके तलाशी लेगा। और अगर वो व्यक्ति मिल जाता है तो जैसा क्या करेगा, सीधी सी बात है, जिस मजिस्ट्रेट ने भी उसे आदेश दिया है उसके समक्ष उस व्यक्ति को क्या करेगा, पेश करेगा, है ना। उस व्यक्ति को क्या करेगा, उस व्यक्ति के पास पेश करेगा। इसके इसी टाइप का सेक्शन है 98, ये अपहृत स्त्रियों के बारे में, सेक्शन 98। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कभी कभी, ये 97 कि भैया सीआरपीसी का कौन सा प्रोविजन है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की के समान है। बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं है लेकिन उसके समान है, तो यही है वो, है ना। बंदी है कोई व्यक्ति, ये डीएम उसको छुड़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, सर्चिंग वारंट जारी कर रहे हैं, किसी तरीके का है। 98 है, अपहृत स्त्रियों को वापस लिए जाने के लिए व्यवस्था करने की शक्ति, ये 98 है। तो इसी तरीके का जो प्रोविजन कहाँ है, ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, वही चीज होती है ना, कि किसी को अवैध तरीके से, गलत तरीके से पकड़ लिया है, तो न्यायालय क्या करता है कि भैया उसको हमारे सामने पेश करो। तो यहाँ भी ये क्या कह रहे हैं, जो गलत तरीके से किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, ये भी क्या कह रहे हैं कि साहब उसको सर्च करो, पकड़ के हमारे पास लाओ। तो इस तरीके से भी घुमा के कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आज ये ध्यान रखना है कि ये यही सेक्शन है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण के समान है। बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं है, उसके समान है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं है लेकिन उसके समान है, उसी जैसा है ना, तो उसके समान। अब देखिए 98 जो है स्त्रियों के बारे में कहता है, अगवा जो स्त्री कर ली जाती हैं, अपहृत, अपहृत मतलब अगवा, अगवा लिख लीजिए इसको, है ना। अगवा कहते हैं कि कोई स्त्रियों के बारे में, तो अगवा स्त्रियों को, कोई स्त्री को अगवा कर लेता है, उनके बारे में है 98, ये याद रखना। ये क्या है, अगवा कर लिया, किसी की पकड़, कौन का, स्त्रियों की पकड़, किसी स्त्री को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। तो ये देखिए यहाँ कौन कौन कर सकता है, इसमें लिखा है किसी स्त्री या 18 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका को, तो दोनों आ गया इसमें, स्त्री भी आ गई और 18 वर्ष से कम आयु की जो है बालिका, अगर कोई व्यक्ति ने उसको अगवा कर लिया है उसके बारे में। कम आयु की किसी बालिका के किसी विधि विरुद्ध प्रयोजनों के लिए अपहृत किए जाने या विधि विरुद्ध रखे जाने का शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, तो ये क्या कह रहा है, शपथ पर परिवाद किए जाने। कैसे, शपथ पर कोई ने क्या किया है, परिवाद किया है। ये परिवाद वाली बात है कि भैया फैमिली मेंबर करते हैं ना, उसके बारे में, कि किसी को लगता है कोई उसकी बेटी है, उसकी कोई स्त्री है, कोई उसको किसी ने अगवा कर लिया, तो ये लोग क्या करेंगे, शपथ पर परिवाद करेंगे। तो ये याद रखेंगे, ये घर वाले ही कर रहे हैं एक तरीके से, उनको पता है कि फलाना व्यक्ति उनकी बेटी को, उनकी स्त्री को क्या करके ले गया, अगवा करके ले गया है। तो ये शपथ पर क्या करेंगे, परिवाद करते हैं। तो शपथ पर जब वो परिवाद करते हैं तो तीनों यही, इसी में जो ऊपर थे, डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तीनों इसमें भी है, डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ये तीनों को इसमें भी पावर है, दोनों में एक सेम है।
तो उपखंड मजिस्ट्रेट यह आदेश कर सकता है कि उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए या वह बालिका उसके पति, माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को जो उस बालिका का विधिपूर्ण भार साधक है तुरंत वापस कर दी जाए। और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा जैसा वह आवश्यक वो कर सकता है। तो तुरंत ये क्या करेगा, उसको कहेगा कि छोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए, उसको तुरंत छोड़ दिया जाए। उसको तुरंत छोड़ने का आदेश करेगा ये कि भैया जिस किसी के व्यक्ति के भी कब्जे में है उसको तुरंत छोड़ा जाए, और जिस जो भी उसका संरक्षक है, माता पिता जो भी है, उसको क्या करा जाए, उसको सौंप दिया जाए, है ना। ऐसा आदेश कौन कर सकता है, डीएम कर सकता है, एसडीएम कर सकता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो कुछ याद नहीं रखना, बस सेक्शन याद रखना और ये 3 जो रैंक है ये याद रखना, बस और कुछ याद नहीं रखना, इतना ही है इसमें। और सीधी सी बात है, अगर कोई जो जिस व्यक्ति ने अगवा किया है वो अगर दिक्कत देता है तो उसके साथ बल प्रयोग भी किया जा सकता है। ये तो कॉमन बात है कि पहले छुड़ाएंगे, ढंग से छोड़ देता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसको छुड़ा के ले आएंगे, उसके खिलाफ जो बनेगा मामला तो बनेगा, वो एक अलग बात है। तो वो मामला बनेगा वो बनेगा, और अगर वो दिक्कत देता है तो उसके साथ बल प्रयोग भी किया जा सकता है, तो वो तो एक अलग बात है। तो उसमें कोई बात ही नहीं कि सीधे सीधे छोड़ देता तो ठीक है, नहीं छोड़ता तो उसकी मार पिटाई भी करेंगे पुलिस वाले, जिसको भी न्यायालय ने आदेश दिया है ना, मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया वो। तो ये क्या करेंगे, उसको छोड़ने का आदेश करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसी स्त्री को या बालिका है उसको छोड़ दिया जाए, जो भी उसका संरक्षक है, माता पिता है, उसकी कस्टडी में क्या किया जाए, उसे सौंप दिया जाए। ठीक, इसके बाद देखिए आप, इसके बाद जो है अगला जो है सी पार्ट है इसका, तलाशी संबंधी साधारण उपबंध है। सर्च के बारे में कुछ साधारण उपबंध दिए गए हैं, देखिए क्या कहता है। ये 99 है, तलाशी वारंट का निर्देश आदि। तो तलाशी संबंधी कुछ साधारण उपबंध है इसमें, तीसरे भाग में साधारण उपबंध दिए गए हैं तलाशी के संबंध में। 99 क्या कहता है, देखिए सेक्शन 99। सेक्शन 99 कहता है तलाशी वारंट का निर्देश आदि। काय का, तलाशी वारंट का। वारंट का निर्देश, तो तलाशी वारंट का निर्देश आदि, निर्देशन या निर्देश आदि, निर्देशन, निर्देशन आदि। ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है धारा 38, ये खैर खास इंपोर्टेंट नहीं है। देखिए ये क्या कहता है, धारा 38, 70, 72, 74, 77, 78 और 79 के उपबंध जहां तक हो सके उन सब तलाशियों को लागू होंगे जो धारा 93, 94, 95 और 97 के दिन किए गए। तो कुल मिला के कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि जो तलाशी के पूर्व में जो अपन उपबंध पढ़ चुके हैं, है ना, जो नॉर्मल तलाशी में जो उपबंध लागू होते हैं वो यहाँ भी लागू होंगे, बस इतना कह रहा है। तो तलाशी के सामान्य नियम जो है आगे जो लागू हुए थे, जो अपन ने पढ़े हैं पहले, कौन कौन सी धाराओं में पढ़े थे अपन ने, आगे पढ़े थे 38, 37, जो 70, 72, 74, 77, ये सारे जो उपबंध है यहाँ भी लागू होंगे, बस इतना कह रहा है कि कोई, मैंने कहा ना कि तलाशी के कोई अलग से नियम नहीं होते कि भाई इनके लिए अलग तलाशी, उनके लिए अलग तलाशी, या तलाशी की कोई अलग प्रक्रिया, कुछ प्रक्रिया नहीं होती। तलाशी की सीधी सीधी प्रक्रिया, आदेश दिया जाता है, पुलिस वाला तलाशी लेने जाता है, वो व्यक्ति से कहता है कि भैया खोल दो दरवाजे खिड़की, लेने देता है तो ठीक है, नहीं देने देता है तो बल प्रयोग करता है, तोड़ फोड़ के घुस जाता है। तो कोई प्रक्रिया होती है, तो वो प्रक्रिया का यहाँ भी पालन किया जाएगा, कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है, बस इतना कहना है। ठीक है, सेक्शन 100 जरूर याद रखना है, ये बंद स्थान की तलाशी, ये आपको याद रखना है, सेक्शन 100। सेक्शन जो 100 है ये याद रखना है, ये काय के स्थान की तलाशी, बंद स्थान की तलाशी आता है, बंद स्थान की, बंद स्थान की तलाशी। बंद स्थान मतलब कोई घर वगैरह है, बंद पड़ा हुआ है, जहां लगता है कि चुराई हुई संपत्ति या कोई चीज है, उस स्थान की तलाशी के बारे में है। ये देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है पहला क्लॉज इसमें, इसके सारे क्लॉज पढ़िए, एक बार पढ़ दिए, सेम जो इसकी जो तलाशी है वो सब जगह है, तो एक बार पढ़ना है इसको बस, कोई खास नहीं है। देखिए ये कहता है जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बंद है, तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका भारसाधक व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की जो वारंट का निष्पादन कर रहा है मांग पर और वारंट के पेश किए जाने पर उसे उसमें आवाज प्रवेश करने देगा और तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। तो कह रहा है कोई भी स्थान, जैसे मान लो घर है आपका, घर के कोई, घर में कोई कमरा है जो बंद रहता है, तो जो भी पुलिस अधिकारी है जो उसके स्थान की तलाशी ले रहा है, क्या ले रहा है, तलाशी ले रहा है, तो आपका क्या कर्तव्य है कि उस पुलिस अधिकारी को समस्त सुविधाएं दें, उस स्थान को खोल दें, या तो चाबी है तो खोल दें,
और जो भी वो आपसे हेल्प मांगता है वो उसकी हेल्प करें और कुल मिला के उसे तलाशी लेने दें। मना नहीं करेंगे कि नहीं भाई ये बंद है हम नहीं खोल सकते, आपको खोलना पड़ेगा। अगर आपके पास ताला नहीं है तो तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो आप उसकी क्या करेंगे, एक तरीके से मदद करेंगे। जो व्यक्ति, जो पुलिस अधिकारी क्या कर रहा है, उस स्थान की तलाशी ले रहा है, तो एक तरीके से क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे। नहीं करेंगे तो वो तोड़ देगा, तोड़ के खोलेगा, है ना। दूसरा लिखा है, यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता तो वह अधिकारी अन्य व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन कर रहा है धारा 47 की उपधारा 2 में उपबंधित रीति से कार्रवाई करेगा। तो ये क्या कह रहा है, अगर नहीं कर पाता तो क्या करेगा, उपबंधित धारा 47 की 47 से लिखा 47 की उपधारा 2 में उपबंधित रीति से, मतलब उसको तोड़ के खुल जाएगा, तोड़ डालेगा वो। अगर आप नहीं खोलोगे तो तोड़ देगा वो, उसको खिड़की दरवाजे जो भी है वो तोड़ ताड़ के क्या करेगा, उसमें घुस जाएगा। पहले तो आपसे कहेगा कि भैया खोल दो, नहीं खोल रहे तो तोड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, तो कोई खास प्रक्रिया नहीं होती, कॉमन सेंस वाली बातें हैं ये तो। तीसरा देखिए क्या कहता है, जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास है उचित रूप से यह संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छिपाई हुई है जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए, तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। यदि वह व्यक्ति स्त्री है तो तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान में रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ली जाएगी। ये कह रहा है कोई व्यक्ति है जो पास में खड़ा है और उसको लगता है कि जो व्यक्ति अपने शरीर पे कोई ऐसी वस्तु छुपाई हुई है जिसकी तलाशी लेनी चाहिए। मतलब ऐसा हो सकता है ना कभी कभी कि जिस चीज की तलाशी लेने पता पड़ा वो अपने अंदर ही छिपाए बैठा हुआ है। वो कमरे की तलाशी लेने जाए, वो अपने शरीर में अंदर कपड़ों के अंदर छिपाए बैठा है, तो वो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, उस व्यक्ति की भी तलाशी लेवा सकता है। अगर स्त्री है तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी अन्य स्त्री के द्वारा शिष्टता का ध्यान रखते हुए उस स्त्री की तलाशी ली जाएगी। अगर पुरुष है तो वो ले लेगा, और अगर स्त्री है तो स्त्री की तलाशी तो आप जानते ही हैं स्त्री के द्वारा ली जाएगी और शिष्टता का ध्यान भी रखा जाएगा, है। तो कुल मिला के ये है कि उस व्यक्ति की भी तलाशी ली जा सकती जो पास खड़ा है और उनको लगता है कि इसके शरीर पे कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु पाई जा सकती, तो उस व्यक्ति के शरीर की भी तलाशी ली जा सकती। चौथा कहता है, इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने से पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति जब तलाशी लेने वाला हो तलाशी में हाजिर रहने वाले और उसके साक्षी बनने के लिए उस मोहल्ले के जिसमें तलाशी लिया जाना वाला स्थान है, दो या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को, या यदि उक्त मोहल्ले का ऐसा कोई निवासी नहीं मिलता है तो उस तलाशी का साक्षी होने के लिए रजामंद नहीं है, तो किसी अन्य मोहल्ले के ऐसे निवासियों को बुलाएगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिखित आदेश जारी कर सकेगा। तो ये कह रहा है कि 2 गवाह बुलाएगा, उस मोहल्ले के हो सकते हैं, मतलब जब वो तलाशी लेगा तो पंचनामा कहते हैं ना, जैसे पंचनामा बनाएगा, क्या करेगा, पंचनामा। भैया 2 गवाह भी रहेंगे यार, क्योंकि पुलिस की बात तो कोई यकीन करता नहीं है, तो मोहल्ले के ही 2 लोग बुला लेगा। अगर मोहल्ले के लोग नहीं है तो किसी अन्य मोहल्ले के मिला बुला लेगा, जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं। अगर ऐसा कोई नहीं है मिलता तो फिर उनको आदेश करेगा कि भैया आप, जो भी व्यक्ति उसको आदेश कर देगा कि भैया आप यहाँ उपस्थित रहेंगे। मोहल्ले के हो सकते हैं या किसी अन्य मोहल्ले के हो सकते हैं। अगर उस मोहल्ले के डर के मारे नहीं आना चाह रहे हैं तो कितने गवाह, उस मोहल्ले के 2 लोगों को बुला लेगा। उन 2 लोगों की उपस्थिति में क्या होगा, तलाशी ली जाएगी। फिर क्या करेंगे, साइन वाइन होते हैं, पूरा रिकॉर्ड बनाया जाएगा, उस पर साइन वाइन करेंगे। तो कुल मिला के पंचनामा है, ये पंचनामा बनाएगा वो। क्योंकि पुलिस की तो कोई मानता नहीं है ना, तब जो गवाह है, स्वतंत्र गवाह है, तो इनकी तो मानेगा न्यायालय, इसीलिए इनकी वो क्या करेगा, 2 गवाह की उपस्थिति में क्या करेगा, उस स्थान की तलाशी लेगा। 5वां देखिए क्या कहता है, तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिकृत सब चीजों को और जिन स्थानों में वे पाई गई हैं उनकी सूची ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्तियों द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे साक्षियों द्वारा उन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। किंतु इस धारा के अधीन तलाशी में साक्षी बनने वाले किसी व्यक्ति से तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा उस दशा में ही की जाएगी जब वह न्यायालय द्वारा विशेष रूप से समन किया गया हो। ये कह रहा है कि भैया एक चीज है, जब इन गवाहों को बुलाया स्वाभाविक सी बात है लिस्ट बनाई जाएगी, जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं उसकी क्या बनाई जाएगी, लिस्ट बनाई जाएगी। कहाँ से प्राप्त की गई, कैसी वस्तु है, उसकी लिस्ट बनाई जाएगी। उन पर इन दोनों गवाहों के क्या कराए जाएंगे, हस्ताक्षर कराए जाएंगे। क्या कराए जाएंगे, हस्ताक्षर कराए जाएंगे, ये अपने सिग्नेचर करेंगे। और ये कह रहा है कि लेकिन इन गवाहों को फालतू में परेशान नहीं किया जाएगा कि भैया ये गवाह बन गया बार बार न्यायालय में बुलाया जाए। इनको तभी बुलाया जाएगा जब न्यायालय विशेष आदेश करे, है, तब न्यायालय इनको विशेष आदेश करेगा बुलाने के लिए। जब न्यायालय को लगता है कि नहीं इनकी उपस्थिति आवश्यक है, तभी न्यायालय इन गवाहों को बुलाएगा, अन्यथा नहीं। तो न्यायालय जब बुलाएगा तभी ये जाएंगे न्यायालय में, अन्यथा नहीं। ये ऐसा प्रोविजन इसलिए किया है कि नहीं तो फिर कोई गवाह बनेगा ही नहीं, कि भैया हम काय को परेशान हुए इनके चक्कर में, बार बार बोले तारीखों पे जाएंगे, तो बार बार तारीखें नहीं लगेंगी। हाँ, जहाँ न्यायालय को कभी ऐसी परिस्थिति आदि कि नहीं इनकी गवाही जरूरी है,
बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तब न्यायालय इनके लिए विशेष समन जारी कर सकता है, तब इनको बुलाया जाएगा, अन्यथा इनको बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। छठवां देखिए क्या कहता है। छठवां कहता है तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर रहने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में दी जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार की गई उक्त साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित सूची की एक प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्यक्ति को प्रदत्त की जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है, ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति का वो स्थान है, जो व्यक्ति वहां रहता है, वो तलाशी के प्रत्येक प्रक्रम पर उपस्थित रहेगा। क्या रह सकता है, उसको ऐसा नहीं कि भैया तुम भाग जाओ, ऐसा नहीं, जिसका घर है या जो उसमें अधिभोगी है वो तलाशी के प्रत्येक प्रक्रम पर क्या रहेगा, वहां उपस्थित रहेगा। तो उसको ऐसे नहीं कहा जाएगा कि भैया तुम हट जाओ, तलाशी हो रही, तुम दूर चले जाके खड़े, नहीं, वो देखेगा, उसके सामने ही तलाशी ली जाएगी, गवाह भी रहेंगे और वो भी रहेगा, है ना। उसकी उपस्थिति में क्या ली जाएगी, तलाशी आदि ली जाएगी और जो भी लिस्ट बनाई है तो एक प्रति इसको भी सौंप दी जाएगी, इनको भी सौंपी जाती है, तो एक प्रति किसको सौंप दी जाएगी, एक प्रति इनको भी दी जाएगी कि भैया कौन कौन सी चीज आपके घर में से जब्त वगैरह हुई है, उसकी एक प्रति इन्हें भी सौंप दी जाएगी। सातवां देखिए क्या कहता है। जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा 3 के अधीन ली जाती है तब कब्जे में ली गई सब चीजों की सूची तैयार की जाएगी और ऐसी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को भी प्रदत्त की जाएगी। तो ये क्या कह रहा है, पूरी सूची तैयार की जाएगी और जिस व्यक्ति के जिस कब्जे में से वो संपत्ति वगैरह हुई है उस व्यक्ति को भी क्या किया जाएगा, उसकी एक प्रति सौंपी जाएगी, मतलब जो उतने व्यक्ति हैं उनको एक एक प्रति सौंप दी जाएगी। लास्ट देखिए, लास्ट कहता है किसी व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए लिखित आदेश द्वारा जो से प्रदत्त किया गया था, निवेदित किया गया था, बुलाए जाने पर ऐसा करने से उचित कारण के बिना इनकार या उपेक्षा करता है तो सिंपल सी बात है कि धारा 187 के अपराध का दोषी होगा। ये कह रहा है कि भैया जब अब ऐसा इसलिए करा गया है कि इसको दंडनीय इसलिए बनाया गया कि अब लोक सेवक बुला रहा है कि भैया आ जाओ, गवाह बन जाओ, कोई गवाही नहीं बन रहा, उसने आदेश दे दिए कि भैया फलाने फलाने 2 व्यक्ति हैं, आप आ जाओ। अगर वे नहीं आते और बगैर कोई उचित कारण के, कोई उचित कारण नहीं है और फिर भी नहीं आते, तो क्या माना जाएगा कि उन्हें आईपीसी की धारा 187 के अधीन दंडनीय अपराध किया है, मतलब लोक सेवक की आज्ञा का अवज्ञा का, यानी उन्हें लोक सेवक की जो आदेश था उसकी अवज्ञा की है, तो उनको क्या माना जाएगा, धारा 187 के तहत दोषी माना जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया कि ये अब फिर तो कोई आएगा ही नहीं ना, अब कोई आना कौन चाहता है ना, इसीलिए जब नहीं आना चाहता कोई, अपनी मर्जी से आ ही नहीं रहा है, तो क्या करेगा जी, सीधी सी बात है, आदेश करेगा कि मोहल्ले के फलाने सरपंच जी तुम आ जाओ और फलाने मास्टर साहब तुम आ जाओ, इस तरीके से दे देगा आदेश। अब नहीं आते हैं तो क्या माना जाएगा, फिर ये माना जाएगा कि इन्होंने धारा 187 का क्या किया, अवज्ञा किया है। इस तरीके से ये आदेश पारित, इसीलिए ये जोड़ा गया है। अब इसका धारा सेक्शन जो है 101 और देखिए, अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का बयान। सेक्शन 101 ये क्या कहता है, अधिकारिता के परे, अधिकारिता के परे, बस इतना याद रखेंगे। ये क्या कह रहा है, अधिकारिता के परे, ये कह रहा है कोई तलाशी में पाई गई चीजों का बयान कैसे किया जाएगा, जो अधिकारिता के परे जो चीजें पाई जाती हैं उनका बयान कैसे किया जाएगा। इसमें कहता है कि जब तलाशी वारंट को किसी ऐसे स्थान में निष्पादित करने में जो उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया था स्थानीय अधिकारिता से परे है, उन चीजों में से जिनके लिए तलाशी ली गई है कोई चीज पाई जाए, तब वे चीजें इसमें इसके पश्चात अंतर्वर्ती उपबंधों के अधीन तैयार की गई किसी सूची के सहित उस न्यायालय के समक्ष जिसने वारंट जारी किया था तुरंत ले जाए जाएंगे, किंतु वह स्थान ऐसे न्यायालय की अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट से अधिक समीप है जो वहां अधिकारिता रखता है, तो सूची और चीजें उस मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत ले जाई जाएंगी जब तक कि तत्प्रतिकूल अच्छा कारण ना हो कि वह मजिस्ट्रेट उन्हें ऐसे न्यायालय के पास ले जाने के लिए प्राधिकृत करने का आदेश देगा। सिंपल सी बात कह रहा है कि जब अधिकारिता के परे कोई चीज होती तो उससे पहला तो नियम यही कह रहा है कि जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया वहीं ले जाया जाएगा। अगर ये कह रहा है कि अधिकारिता से मान लो यहाँ का ए क्षेत्र का न्यायालय बी क्षेत्र में तलाशी के लिए आदेश देता है और ये बी क्षेत्र में वो चीजें पाई जाती हैं, तो जो सूची बनाई गई है, जो सूची वगैरह बनाई गई है और जो वस्तु वगैरह पाई गई है, तो ये कह रहा है कहाँ ले जाई जाएंगे। सबसे पहले तो ये कह रहा है जिस न्यायालय ने जारी किया वारंट वहीं ले जाई जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ का जो बी स्थान का न्यायालय है, मान लीजिए ये न्यायालय ये पास में है, तो कहाँ ले जाई जाएंगी, फिर यहाँ ले जाई जाएंगी। फिर ये न्यायालय क्या करेगा, वो सूची दस्तावेज और वो वस्तु वगैरह सब यहाँ ले जाई जाएंगी, फिर ये न्यायालय चेक वगैरह करेगा सब, उसके बाद फिर ये क्या कर देगा, यहाँ भेज देता है ना। तो यही कह रहा है कि अगर जो न्यायालय पास में है तो फिर यहाँ ले जाई जाएगी, है ना। तो ये कोई खास बात नहीं है, ये तो कॉमन सी बात है, ये अधिकारिता के परे वाली बातें थी।
अब इसमें कितने सेक्शन बचे, 2-3 सेक्शन और हैं इसमें, ये जो लास्ट के देखिए 102 और देखिए सेक्शन 102, हालांकि ये कोई खास नहीं है। 102 ये क्या कहता है, कुछ संपत्ति को अभिरहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, इसको थोड़ा पढ़ना है बस। पुलिस की शक्ति, काय की जब्ती के बारे में, जब्ती, ये वो वाली चीजें हैं, एक बार इसको पढ़ना है, ये कॉमन सी चीजें हैं, इसको सेक्शन भी याद रखना है इसका। ये वो चीज है कि भाई पुलिस अधिकारी को लगा कि भाई चोरी की वस्तु कोई ले जा रहा है, हाँक रहा है, तो उसको कर सकता है, जब्त कर सकता है। ये देखिए इसमें पहला क्या कहता है, पहला कहता है, ये कहता है कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसी संपत्ति को अभिरहित कर सकता है जिसके बारे में वह अभी कथन या संदेह है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, या जो ऐसी परिस्थितियों में पाई जाती है जिसके कारण उस अपराध कर जिसके पाई जाती है जिससे किसी अपराध के किए जाने का संदेह है। तो पुलिस अधिकारी कब किसी संपत्ति को जब्त कर सकता है, जब उसे लगता है चोरी की है, चुराई हुई संपत्ति है, या उसे लगता है कि अपराध अपराध किया गया है, अपराध का संदेह है, मतलब कोई ऐसी संपत्ति उसे लगता है कि जो अपराध में यूज की गई, इस्तेमाल की गई, तो उसका क्या है, उसे संदेह है। तो संदेह के आधार पर वो क्या कर सकता है, उस चीज को जब्त कर सकता है। पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है। सिंपल सी बातें हैं इसमें। दूसरा है, यदि ऐसा पुलिस अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के अधीनस्थ है तो वह उस अधिग्रहण की रिपोर्ट उस अधिकारी को तत्काल भेजेगा। सीधी सी बात है, ये क्या करेगा, अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट करेगा। अगर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के अधीन है ना, थाना प्रभारी के अधीनस्थ है, कोई भी नीचे का, इसमें रैंक नहीं है कि कौन, कोई भी कर सकता है, कोई भी पुलिस अधिकारी कर सकता है, ये वाली जो चीजें हैं कोई भी पुलिस अधिकारी कर सकता है। अगर वो थाना प्रभारी के अधीनस्थ कोई अधिकारी है या कोई कर्मचारी है, मान लीजिए कोई कर्मचारी है, तो क्या करेगा, वो अपने थाना प्रभारी को क्या करेगा, उसकी सूचना देगा। किसको सूचना देगा, जो भी थाना प्रभारी है उसको उसकी सूचना देगा। तीसरा कहता है, उपधारा 1 में किसी उपधारा 1 के अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अधिग्रहण की रिपोर्ट तुरंत देगा, और जहां अभिकृत संपत्ति ऐसी है कि वह सुगमता से न्यायालय में नहीं लाई जा सकती, या जहां ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित स्थान प्राप्त करने में कठिनाई आती है, वहां वह अन्वेषण के उद्देश्य के लिए संपत्ति को लगातार पुलिस अभिरक्षा में रखना आवश्यक ना हो, वहां वह उस संपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में दे देगा जो वचन बंद करते हुए वचन पत्र निष्पादित करे कि वह संपत्ति को जब कभी अपेक्षा की जाए न्यायालय के समक्ष पेश करेगा और उसके बयान की बाबत न्यायालय के अतिरिक्त आदेश का पालन करेगा। ये सिंपल सी बात कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि जो पुलिस अधिकारी है, जो अब इसने जो मान लीजिए नीचे का था तो थाना प्रभारी आ गया, अब थाने प्रभारी जी क्या करेंगे, जब वो संपत्ति वगैरह जब्त वगैरह हो गई तो क्या करेंगे, जो भी मजिस्ट्रेट है ना, अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट को उसकी सूचना देंगे। घर पे तो रख के बैठेंगे नहीं, थाने में तो रख के बैठेंगे नहीं, स्वाभाविक सी बात है। ये क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट को सूचना देंगे कि फलानी फलानी वस्तु, फलानी फलानी संपत्ति क्या हुई है, जब्त की गई है। तो अगर वो वस्तु न्यायालय के समक्ष ले जाने लायक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ले जाएंगे। अगर कोई संपत्ति ऐसी कि भैया न्यायालय के समक्ष नहीं ले जाई जा सकती, तो ये क्या करेंगे कि उस समय पुलिस का पहरा बैठाएंगे, वहां पुलिस देखभाल करेगी, निगरानी करेगी। अब उन्हें ऐसा लगता है कि भैया कोई संपत्ति ऐसी नहीं कि 24 घंटे पुलिस वहां बैठी रहे, अगर ऐसी वस्तु नहीं है तो वो किसी अन्य व्यक्ति को भी सौंप सकते हैं, कि अन्य व्यक्ति को सौंप सकते हैं कि भैया तुम इसकी निगरानी करो। अन्य व्यक्ति कैसा, कि मान लो यहाँ से कोई घर है किसी का और वो वस्तु यहाँ पाई गई या उसके घर के आसपास पाई गई या खेत में पाई गई, उसी से कह देंगे भैया तुम ऐसी, उनको लगता है कि ऐसी नहीं है संपत्ति की पुलिस का उस पर पहरा बैठाने की जरूरत हो, तो उसी से कह देंगे कि भैया तुम बॉन्ड भरो, उससे बॉन्ड भरवा लिया जाएगा, तो तुम इसकी निगरानी करोगे जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता। जैसे ही न्यायालय तुमसे कहेगा उसी हिसाब से क्या करोगे, तुम उसको पेश करोगे न्यायालय में, है ना। तो ये क्या करेगा, ये व्यक्ति क्या करेगा, उससे बॉन्ड भरवा लिया जाएगा और ये व्यक्ति क्या करेगा, उसकी निगरानी करता रहेगा। अगर ऐसी वस्तु है कि जो उनको लगता है पुलिस का पहरा आवश्यक नहीं है, तो उन मामलों में कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जरूरी नहीं हर के, कुछ इंपॉर्टेंट होती है जहाँ पुलिस की जरूरत है, नहीं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल देखने की जरूरत है, कोई उठा ना ले जाए, सबूत है ना, इसीलिए तो कह सकते हैं कि भैया तुम्हारी देखरेख में रहेगी और तुमसे इस व्यक्ति से बॉन्ड भी भरवा लिया जाएगा, और जब भी न्यायालय कहेगा आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पेश करनी पड़ेगी। परंतु लिखा है कि खराब होने वाली वस्तु है इसमें, परंतु जहां उपधारा 1 के अंतर्गत अभिकृत की गई संपत्ति शीघ्रता प्रकृति 6 के अधीन है, एवं यदि ऐसी संपत्ति के आधिपत्य का हकदार व्यक्ति अज्ञात अथवा अनुपस्थित है, वहां ऐसी संपत्ति का मूल्य 500 रुपए से कम है, तो उसे पुलिस अधीक्षक के आदेश के अधीन तत्काल नीलामी विक्रय किया जा सकेगा। धारा 457 458 के
प्रावधान यथासाव निकटतम व्यवहारिक रूप से ऐसे विक्रय के शुद्ध आगम पर लागू होंगे। सिंपल सी बात है कि 500 रुपए से कैसे मूल्य की कम, 500 रुपए से कैसे मूल्य की है कम। ये याद रखना है कि अगर कोई संपत्ति विनस्पर प्रकृति की होती ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती, जिनको ज्यादा समय तक नहीं रखा जाता, और ये भी नहीं पता कि भैया ये संपत्ति किसकी है, कोई स्वामी नहीं है, कोई मालिक नहीं आ रहा सामने, अज्ञात है, तो और संपत्ति का मूल्य कैसा है 500 रुपए से अगर कम है तो उसका विक्रय कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? उसका विक्रय या नीलाम कर दिया जाएगा। किसके आदेश से? पुलिस अधीक्षक एसपी के आदेश से। किसके आदेश से? याद रखना है, एसपी साहब के आदेश से क्या किया जाएगा? उसका विक्रय कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये तो याद रहेगी आपको कि 500 रुपए से कम हो, तो यहाँ 500 रुपए से कम मूल्य, 1000 रुपए नहीं, तो याद रखना 500 रुपए से कम मूल्य की संपत्ति है तो, 500 रुपए से अधिक मूल्य की तो फिर वो न्यायालय आदेश करेगा कि भैया क्या करना चाहिए। 500 रुपए से कम मूल्य की तो फिर एसपी साहब ही भिजवा देंगे, है ना। अब आपको कोई 500 रुपए से अधिक की भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि 500 रुपए से अधिक की संपत्ति विनस्पर नहीं होती, वो भी होती, तो उनके मामले में न्यायालय आदेश करेगा कि भैया क्या करना चाहिए है। 500 रुपए से कम है तो उनके मामले में एसपी साहब खुद ही आदेश कर सकते हैं कि उसको विक्रय कर दिया जाए, उसको बेच दिया जाए, उसको नीलाम कर दिया जाए। तो 500 रुपए तक का पावर है एसपी साहब को, है ना। ये याद रखें कि ये कितनी कैसी संपत्ति, वो भी खराब होने वाली संपत्ति, ऐसी संपत्तियां जो शीघ्रतः क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती, खराब हो जाती। अब देखिए सेक्शन आपका 103, सेक्शन 103 कहता है मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे देगा। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन, केवल सेक्शन इंपॉर्टेंट है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी, केवल इतना याद रखना, उपस्थिति में तलाशी। मजिस्ट्रेट कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसकी निगरानी में तलाशी होनी चाहिए, उसकी उपस्थिति में तलाशी होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट लेता नहीं, खड़ा रहता है कि भैया देख रहा है कि तुम कैसे तलाशी हो रही, उसकी निगरानी में तलाशी होती, तो ऐसा आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है। किस धारा में? धारा 103 में। तो ये सेक्शन पूछा जाता है कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी से संबंधित धारा 103। ये कहता है कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। कौन सा मजिस्ट्रेट? जो वारंट जारी करता है। जो वारंट जारी करता है उसको लगता है कि भाई तलाशी उसकी उपस्थिति में होना चाहिए, तो वैसा आदेश कर सकता है कि जो तलाशी ली जाएगी मजिस्ट्रेट साहब की उपस्थिति में ली जाएगी। तो केवल सेक्शन याद करना है, इंपॉर्टेंट है, और अंदर कुछ है भी नहीं उसको समझाने लायक, तो केवल सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है ना। तो सेक्शन याद रखें कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछा जाता है ना 103 में। अब देखिए सेक्शन जो है 104, सेक्शन जो है 104 है वो क्या कहता है? पेश की गई दस्तावेज आदि को परिरुद्ध करने की शक्ति। ये कह रहा है कि पेश की गई चीज को परिरुद्ध मतलब जब्त करने की, परिबद्ध, परिबद्ध मतलब जो चीजें न्यायालय में पेश की जाती, क्या न्यायालय उन्हें जब्त नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। कौन सा धारा कहता है? धारा 104। ये वही कह रहा है कि यदि कोई न्यायालय ठीक समझता है तो वह किसी ऐसी चीज या दस्तावेज को जो संहिता के अधीन उसके समक्ष पेश की गई परिबद्ध कर सकता है। सीधी सी बात है, कोई वस्तु यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाती है तो क्या वो उसे जब्ती का आदेश नहीं दे सकता? दे सकता है। तो वो कौन सी धारा के तहत दे सकता है? धारा 104 के अधीन। कोई चीज मान लो मजिस्ट्रेट के समक्ष आती है तो वो उस चीज को जब्त करने का आदेश दे सकता है कि इस चीज को क्या कर लिया जाए, इस चीज को जब्त कर लिया जाए। वो किस धारा में देता है? धारा 104 में। तो यहाँ भी आपको सेक्शन याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। 103, 104, 105 देखिए क्या कहता है। जिस 105 आपको नहीं पढ़ना, बस 105 सेक्शन देखिए क्या कहता है। 105 है आदेशिका के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था। ये कैसा है? व्यतिकारी व्यवस्था। व्यवस्था मतलब अन्य, व्यतिकारी मतलब एक्स्ट्रा में जो व्यवस्था होती है ना उसके एवज में। देखिए इसको क्या कहता है, ये कहता है, एक बार थोड़ा सा देख ले क्या कह रहा है। वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये कहता है जहां उन राज्य क्षेत्रों का कोई न्यायालय जिस पर इस संहिता का विस्तार है, जिन्हें इसके पश्चात इस धारा में राज्य क्षेत्र का है, यह चाहता है कि ये अन्य राज्य क्षेत्रों की बात कह रहा है, किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम, किसी समन की अथवा किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की अथवा किसी व्यक्ति के नाम यह अपेक्षा करने वाले किसी समन की कि वह किसी दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे, अथवा किसी तलाशी की जो उस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है तामील या निष्पादन किसी ऐसे स्थान में किया जाए जो
ये कह रहा है किसी अन्य अधिकारिता वाले न्यायालय की बात कर रहा है कि कोई अन्य अधिकारिता वाला न्यायालय है और उसने क्या किया, समन वगैरह, तारमीन वगैरह आदि निकाली है, उसकी व्यक्ति की तलाशी परीक्षा वगैरह करनी है या कोई दस्तावेज वगैरह है, उन सभी चीजों की बात कह रहा है। तो उनकी तलाशी वगैरह उसे अगर करनी है तो वो कब कब निकाला है, पहला कह रहा है उन राज्य क्षेत्र के बाहर भारत के किसी स्थान में या न्यायालय के किसी, सिंपल, उसमें कुछ नहीं देखना है, इसको पढ़ना ही नहीं है आपको, सीधा 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 सिंपल है ये अधिकारिता के बाहर जो न्यायालय होते हैं उनके बारे में कह रहा है, सीधी सीधी बात, इसमें सिंपल कोई कोई बड़ी चीज, लॉजिक वाली चीज नहीं है। ये कह रहा है कि जबकि कोई अधिकारिता के बाहर जो न्यायालय होता है ना, वो अपना वारंट वगैरह निकालता है, कोई सर्च वारंट निकालता है, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, सीधी सीधी बात है कि जिस न्यायालय की अधिकार क्षेत्रता में वो वस्तु होती है, वो व्यक्ति होता है, उसको जारी किया जाता है, वो न्यायालय क्या करता है, उसका पालन कराता है, उसका पालन कराने के बाद क्या करता है, सीधा रेफर कर देता है उस न्यायालय को जिसने वो क्या किया था, वो आदेश जारी किया था। तो डायरेक्ट ना करके कैसा होता है, फिर दूसरे न्यायालय के माध्यम से, जिसकी अधिकारिता में भी वो व्यक्ति होता है, संपत्ति होती है, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, उसका पालन कराया जाता है। वो यही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। भारत के बाहर की बात भी कह रहा है कि भारत के बाहर का अगर कोई न्यायालय है, कभी कभी ऐसा भी स्थिति आ जाती है कि कोई न्यायालय है जो भारत के बाहर स्थित है ना, कोई विदेशी न्यायालय है और कोई मान लो मध्य प्रदेश का भोपाल है, वहां वो कराना चाहता है तामील, तो वो कैसे कराएगा, तो वो केंद्र सरकार के आदेश के अधीन, जिस जिस न्यायालय को केंद्र सरकार ने प्राधिकृत कर रखा हो, इसमें लिखा है केंद्र सरकार द्वारा दांडिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या निष्पादन के लिए ऐसे देश या स्थान की सरकार जिसे इस धारा के अधीन तत्पश्चात संविदाकारी राज्य का गया साथ व्यवस्था की गई है, ऐसे न्यायालय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे निधि से वारंट को 2 प्रतियों में, तो कुल मिला के केंद्र सरकार की बात आ जाएगी। अगर देश के बाहर का कोई न्यायालय भेजता है तो फिर इसका निर्धारण केंद्र सरकार करेगा, जैसा भी जिस मजिस्ट्रेटों को भी उन्होंने क्या कर रखा हो, प्राधिकृत कर रखा हो विदेशी मामलों को ग्रहण करने के लिए, वो न्यायालय क्या करेगा, उसको ग्रहण करेगा और 2 प्रतियों में भेजा जाएगा, फिर नीचे न्यायालय में भेजा जाएगा, वो क्या करेंगे, उसकी तामील आदि कराएंगे, तामील आदि करा के क्या करेंगे, उस न्यायालय को भेज देंगे। संविदाकारी राज्य मतलब 2 देशों के बीच संविदा हो जाती है ना, कि आप हमारे यहाँ करा देना, हम आपके यहाँ करा देंगे, तो जैसा भी फिर वहां केंद्र सरकार की चलेगी, जो केंद्र सरकार ने जिन भी मजिस्ट्रेटों को नियुक्त कर रखा हो, वो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, उन मजिस्ट्रेटों के पास वो प्रतियां आएंगी, तो फिर वो अपने हिसाब से क्या करेंगे, उसकी तामील आदि कराएंगे, सर्च वगैरह है तो सर्च आदि कराएंगे। ये सारी चीजें इसमें दे रखी और कोई इसमें खास चीजें नहीं लिखी हैं। ऐसे ही भारत का कोई न्यायालय है, वो किसी को विदेश में कराना है तो वो भी केंद्र सरकार ने जैसा नियम बनाया है उसी के माध्यम से क्या कराया जाएगा, उसी के माध्यम से वो जो भी न्यायालय उनके देश में है उसी के हिसाब से, जैसा केंद्र सरकार ने कुल मिला के रूल बनाया है उस हिसाब से वहां भी क्या कराया जाएगा, उसकी समन की वो क्या कहते हैं, आपकी जो तलाशी वगैरह होती है ना, इसकी सारी चीजें जो केंद्र सरकार ने जैसा भी रूलिंग बनाया उस हिसाब से उसकी सर्चिंग वगैरह की जाएगी। तो ये कोई खास नहीं, इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आता है ना। बाकी का जो है एक अध्याय जो है आपका 7A है, ये अपन कल देखेंगे। व्यतिकारी जो है, व्यतिकारी व्यवस्था, जो अब आप जो कह रहे हैं ना, ये नीचे क्यों नहीं पढ़े, ये आप जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें भी जो आगे है वो सारी चीजें आगे क्लियर हो जाएंगी, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वाला जो चैप्टर धारा है इसको पढ़ने की आपको